हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जो कि आप देख रहे हैं। करंटली बिहार में जो है शिक्षकों की भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी हुआ, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसकी परीक्षा की डेट भी आ गई है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 9 तारीख को 6 से 8 तक के यानी जूनियर सेक्शन के परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है 9 दिसंबर। तो आपके पास अब कुल मिला के परीक्षा होने के संबंध में 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत साइंस के और मैथ्स के वीडियोज जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो हम आपके लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं, इस सीरीज़ में आपको साइंस के एकदम सबसे पहली बात जो होती है, अगर किसी भी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस विषय के अध्ययन करने से पहले उसमें क्या पूछा जाना है, उसका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस को कहा जाता है कि अगर आपने सिलेबस का सही तरीके से अध्ययन कर लिया और सिलेबस को जान लिया तो आप 50% वहीं सफल हो जाते हैं। 50% आपका उस विषय का अध्ययन वो आप सिलेबस के अध्ययन से ही हो जाता है। अगर सिलेबस सही तरीके से आपके माइंड में कंठस्थ हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई उस परीक्षा को पास करने में रोक नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही आप अध्ययन करेंगे। जैसे कहते हैं ना, हथियार के साथ ही युद्ध में लड़ा जाता है, तो हथियार ही नहीं होगा आपके पास तो कैसे लड़ाई करेंगे। तो सिलेबस एक तरीके का आपका एमिनेशन है, एक हथियार है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस की चर्चा के साथ साथ कुछ पॉइंट्स का भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। और आपको हम ये बता दें कि ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। 6 to 10th का एनसीईआरटी का जो साइंस है वो लेकर के हम आए हैं। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहीं से लगभग साइंस के सभी प्रश्न मिलेंगे। और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है बीपीएससी टीआरई 2.0 6 to 8 साइंस एंड मैथ वालों के लिए। साइंस का ये पहला वीडियो है। और इसके बाद अगर आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से देखा, कहने का देखने का सेंस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखते हैं तो हम में भी मोटिवेशन आता है कि हमारा जो है जो कंटेंट था वो लोगों के लिए एक सार्थक सिद्ध हो रहा है, तो हम और मोटिवेट होकर के उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। फ़िलहाल हम आपको ये यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि इस सीरीज के यानी कि साइंस सब्जेक्ट का 6 to 10th का जितना भी जो सिलेबस में दिया गया है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम। और जितना भी समय बचा है उसमें चाहे एक दिन में हमें 2 से 3 वीडियोस डालने पड़े, हम वो डालेंगे और साइंस का आपका पूरा कंटेंट जो है यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए हम सिलेबस देखते हैं। हमने जैसा कि लिखा है, पहला दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें ये तो जितना हम सिलेबस में आपको बता रहे हैं सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हम एक एक करके इन सब का जो है इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। दूसरा है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया जो होती है वो पूरा इसमें बताया गया है। अगला है सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। अब यहाँ आपको दे दिया गया जीव जगत, तो इसमें एनिमल किंगडम से रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिलेबस में एक छोटी सी बात, अगर जीव जगत आपको कह दी गई तो जीव जगत में पूरा पूरा जितना बायोलॉजी था पूरा आ गया एक तरीके से देखा जाए। तो आप अगर वहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ ले और कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ब्रॉड थिंग में पूछ ले, आप कह दें कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि सिलेबस में तो जीव जगत उसने एनिमल किंगडम दे दिया। अब वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है ना। तो ये सिलेबस को पूरा एकदम शार्पली आपको यहाँ पे अध्ययन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जंतु की संरचना व कार्य। अगला है सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। नेक्स्ट है कोशिका से अंग तंत्र तक, यानी कि आपको जो बॉडी की या किसी भी जीव की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, वहाँ से ले करके और आपके ऑर्गन सिस्टम तक की पूरी प्रक्रिया
यहाँ पे आपको जाननी होगी। नेक्स्ट है किशोरावस्था, विकलांगता। अगला है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट है जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। अगला है वायु, गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट है जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण। नेक्स्ट है पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों के पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। आपको यहाँ पे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे चैप्टर्स जो भी आने हैं परीक्षा में, उनको हमने यहाँ पे सिलेबस में डाला हुआ है। और आपको एक और बात बता दें कि ये जो है ये हमारा खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ये कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है। हमने खुद एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के एक एक लाइन वहाँ से हमने इसको नोट्स को तैयार किया है। नेक्स्ट है जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण। अगला हो गया पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों के पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। नेक्स्ट है आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ। तो ये आपका सिलेबस रहा। टोटल 21 पॉइंट हमने लिखे हैं और हमें नहीं लगता कि साइंस में अब कुछ आपका यहाँ से छूटा है। आप चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, सारे जो भी एनसीईआरटी में 6 to 10th में जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिक को हमने यहाँ पे टच किया है इन 21 पॉइंट्स में। तो यही आपका टोटल साइंस का सिलेबस है और यहाँ से इतर आपको कुछ भी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। हमारा कहने का मतलब है जो परीक्षा का मॉड्यूल है, जो एक लेवल है बीपीएससी का, जैसा कि आपने देखा प्राइमरी लेवल पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे साइंस के भी, मैथ्स के। तो उसको आपको ध्यान में रख करके जूनियर की ये परीक्षा देनी है तो आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। और एनसीईआरटी जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी ऐसा वैसा, तो एनसीईआरटी में लगभग सारे जो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते हैं। एनसीईआरटी से ही मोस्टली जो भी प्रश्न बनेगा वो उसी के आसपास होगा। और आप ये समझ लीजिए जो सिलेबस हमने आपको पढ़ के सुनाया, इस सिलेबस से इतर आपको कहीं कुछ साइंस में अब बचता है? हमें तो नहीं लगता कुछ बचता है। तो ये परफेक्ट है आपके लिए। चलिए आज के पॉइंट पे हम चलते हैं। पहला फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो हमारा स्टार्टिंग का था, वैसे तो दैनिक जीवन में विज्ञान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम जो है यहाँ पे एक एक करके आपको चीज़ें बताएंगे। तो पहला जो चैप्टर है, देखिए चैप्टर के अकॉर्डिंग 6 से लेकर के 10th तक यहाँ पर हम चैप्टर वाइज जो है पूरा हमने पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, ठीक है। जैसा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसमें जो कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट उस चैप्टर में पॉइंट थे, जो फैक्ट्स थे, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है और वही हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और ये छोटे छोटे कई सारे हम आपको इसमें एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे। आज पहला वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा, आगे हम इसके बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है भूमि के ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर मिट्टी ही पौधे के वृद्धि में सहायक होती है, इसलिए जुताई करके मिट्टी को पलटा जाता है, ठीक है। अब जो सबसे ऊपरी परत होती है मिट्टी की, खेतों में जो फसल बुआई हम करते हैं तो उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा जो है ऊपरी परत में ही होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, आप अगर जिन्होंने बीपीएससी का पेपर देखा होगा जो प्राइमरी का हुआ था, उसमें मल्चिंग पूछा था। मल्चिंग क्या होती है? तो मल्चिंग जो दो फसलों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो हम जो पुआल वगैरह जो डाल देते हैं कि जिससे वहाँ खरपतवार ना इकट्ठा हो और साथ में वहाँ पे उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो उसी चीज़ को मल्चिंग कहते हैं। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर जिसको ये लगता है कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पहले बीपीएससी के प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उससे अगर वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा क्या लेवल है। तो आपको एकदम डीप में जा कर के पढ़ने की ज़रूरत है एनसीईआरटी की, जो कि वही पढ़ करके हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। आप अगर केवल इन सारे हमारे वीडियोस देख लेंगे तो साइंस का आपका जो सेक्शन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा।
हम गारंटी तो नहीं करते हैं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप हमारे सारी वीडियोज़ का सही से अध्ययन कर लेंगे तो आपको अगर साइंस के 40 प्रश्न आ रहे हैं तो उन 40 प्रश्नों में आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड ना हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित बुआई में किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, तो सीड ड्रिल का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण करते हैं। आप जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, एक जड़ में गांठ पाई जाती है। ठीक है, जितने भी लेगुमिनस लेगुमिनस आप अगर फलीदार जैसे मटर हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, जो भी दलहनी फसलें हैं जिसमें फली, जैसे चना हो गया, ठीक है, आपका जितनी भी ये पॉड स्ट्रक्चर्स की जो भी फसल्स हैं यानी फली जिसमें होती है, उन सभी की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में लगभग 90% वाटर होता है, 90% जल होता है पौधों में। नेक्स्ट है, सिंचाई की छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। छिड़काव विधि से बलुई मिट्टी में जो है, जैसे आप देखते हैं जब हम बालू में पानी ऐसे छिड़किए आप और उसके बाद क्या होता है, पानी गायब हो जाता है, तो ये जो है छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट है, ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। अगला है 2,4-D, एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, 2,4-D जो है ये हम खेतों में यूज करते हैं बीडीसाइड के रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में। हम पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। ये पॉइंट जो है ये फैक्ट्स हैं, आप इसमें जहाँ व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ हम व्याख्या कर देंगे। बाकी इन फैक्ट्स को ही अगर जैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर इसको ऐसे ही आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। नेक्स्ट है, फसल कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो ये फैक्ट है, एक पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ व्याख्या करने की ज़रूरत है कि वहाँ मैं कर दूंगा। नेक्स्ट है, फसल कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे हमारे भारत में, जैसा कि आप देखते हैं, अनेकता में एकता है, विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। ठीक है, कहीं पे अत्यधिक ठंडी हो रही है, कहीं पे गर्मी हो रही है, अलग अलग प्रकार के मौसम है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के त्यौहार हैं। तो फसल कटाई के समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मछली के कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी है वो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। अगर दिन में सुबह के टाइम पे हम गुनगुनी धूप लेते हैं तो उससे विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में मिलता है, और उसके साथ साथ मछली के कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर बीजों का भंडारण साइलो एवं भंडार गृह में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जो बीजों का भंडारण बड़े पैमाने पर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो वो साइलो, उसको साइलो बोलते हैं, साइलो एवं भंडार गृह में किया जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, अगला टॉपिक है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल में बांटा गया है। अब आगे जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है वहाँ पे हम क्लासेज डिफाइंड कर देते हैं। ठीक है, ये क्लास है, डिवीज़न है, फाइलम है, किंगडम है, ठीक है, आर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है। लेकिन अगर सूक्ष्म जीवों की बात की जाए तो इनको 4 वर्गों में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और शैवाल में बांटा गया है। अगला पॉइंट है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है या दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्वेश्चन अब आप ऐसे देखेंगे, क्वेश्चन कई बार, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु के माध्यम से होता है, तो ये लैक्टोबैसिलस के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ईस्ट मतलब खमीर, वही अगर हिंदी में कहा जाए तो ये क्या करते हैं, आप देखते हैं कि लोग मैदा जो है, जहाँ पे ये बेकरी
के सामान बनते हैं वहाँ देखेंगे तो यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के द्वारा मैदे को गूँथ करके रख देते हैं और उसके बाद वो क्या होता है, उठ जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, तो वही CO2 का उत्पादन वहाँ पे बन जाता है, बुलबुले बन जाते हैं और उसका आयतन जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं आप, जो विस्की, रम, बियर, ये सारी चीज़ें बनती हैं तो ये कैसे, और बहुत सारे वाइन जो बनती हैं ये इन्हीं सारी चीज़ों से, जो हमारी ये प्राकृतिक चीज़ें हैं इन्हीं में ईस्ट द्वारा जो है, ईस्ट का फर्मेंटेशन करवा दिया जाता है, इसी से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल कहने का मतलब इन्हीं पदार्थों को एक तरीके से अगर गांव की भाषा में हम कहें तो सड़ा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जामुन का या किसी चीज़ का सिरका बनाते हैं तो क्या होता है, वो एसिड कुछ दिनों के लिए उसको रख देते हैं, उसका जूस निकाल करके, और उनमें फर्मेंटेशन करवाते हैं, जीवाणुओं का वो, कहने का मतलब प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस करवाते हैं, जीवाणु वहाँ पे जनन होते हैं बैक्टीरियाज के छोटे छोटे, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, और फिर हम उसको आसवन विधि से छान लेते हैं। ठीक है, उसको छान लेते हैं, निस्यंदन उसका कर लेते हैं, निस्यंदन करने के बाद उसी को हम नमक डाल के, प्याज डाल के यूज करते हैं सिरके को। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है। वैसे ये है शराब है, इसका उत्पादन वाइन, विस्की, बियर, रम, ये सब भी ऐसे इन्हीं पदार्थों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। फर्मेंटेशन की जो खोज है वो 1857 में लुईस पास्चर ने किया था। 1857 की क्रांति आपको पता है ना, उसी समय जो है ये भी हुआ था। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का निर्माण 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा फफूंद से हुआ था। वो प्रयोगशाला में अपने पेट्री डिश पे उन्होंने फंजाई से इस पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला है, और ये सब क्वेश्चन ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहीं से जो है क्वेश्चन अचानक से पूछ लेता है और आप यहीं पे सिली मिस्टेक में फंस जाते हैं और इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, हमें याद ही है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। अगला है, पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन है। तो जो ओरल, उसका नाम भी है ओरल वैक्सीन। ठीक है, POV उसको कहते हैं, पोलियो ओरल वैक्सीन। तो वो एक तरीके का टीका ही है जो बच्चों को ओरल माध्यम से दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है, जबकि मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। बहुत ज़्यादा इस समय चला था डेंगू, खास करके लखनऊ में बात किया जाए, लखनऊ, बाराबंकी आसपास के जो ज़िले हैं, तो डेंगू और मलेरिया, तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, जबकि डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, और ये एक तरीके से वाहक हैं। ठीक है, एडीज मच्छर जो है ये वाहक है, एडीज एजिप्टी जो इसका डेंगू का वायरस होता है उसका, और मलेरिया का मादा एनाफ्लीज मच्छर वाहक है। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी जो मॉस्किटो रिलेटेड बीमारियां जितनी भी हैं वो हमेशा मादा मच्छर से ही होती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मादा मच्छर के पास ही प्रोबोसिस वो होती है जो हमारे ब्लड को सक करती है। ठीक है, हमेशा कोई भी बीमारी मादा मच्छर के काटने से ही होती है। नेक्स्ट, गैम्बूसिया मछली मच्छर के लार्वा खाती है। गैम्बूसिया फिश होती है छोटी छोटी, तो वो जहाँ पे पानी जल भराव होता है वहाँ पे ला करके देखते हैं आप, जल भराव की वजह से मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ ला करके वो मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं और वो इन मच्छर के लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये मनुष्यों में भी होता है एंथ्रेक्स, और जानवरों में भी, मवेशियों में भी, जो हम पालतू जानवर रखते हैं और ऐसे जो खुले जानवर घूम रहे हैं, इनमें होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, गाय में खुर एवं मुँह का रोग वायरस द्वारा होता है। आप देखते हैं गाँव में बारिश के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा तौर पे फैलती है, खुरपका, मुँह पका, तो ये वायरस के द्वारा होता है, एक वायरल डिजीज है। अब यहाँ पे कुछ आपको पादप के रोग दिए गए हैं और किनसे होते हैं और कैसे फैलता है, ये तीनों बताया गया। जैसे सिट्रस कैंकर नींबू में होने वाला रोग है और ये फैलता है जीवाणु से,
और इसके फैलने का तरीका है कि ये वायु के द्वारा इसका संचरण होता है। अगला है गेहूं का रस्ट डिजीज, रस्ट रोग। तो ये कवक के द्वारा होता है और फैलने का तरीका ये है कि ये वायु के द्वारा और इस तरीके के इन्फेक्टेड बीजों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, येलो मोज़ेक, ये भिंडी में होता है ये रोग, और ये वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, और ये फैलने का इसका तरीका है कि कीटों के द्वारा होता है। अगला है सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। किसी चीज़ को हमें अगर प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए एक जनरली हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। आप देखते हैं कि सामान पैक होकर के आ रहा है, खाद्य वस्तुएं तमाम आप डेयरी प्रोडक्ट देख रहे हैं, कई कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक हम उसको उसके बाद यूज कर रहे हैं। तो वो जो हम संरक्षित किए हुए हैं वो कुछ केमिकल्स के माध्यम से, जैसे इसमें दिया गया है सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक सामान्य परिरक्षक है, यानी प्रिजर्वेटिव है, इन्हीं के माध्यम से। नेक्स्ट है नमक द्वारा मांस, मछली, आम, आंवला एवं इमली का परिरक्षण किया जाता है। और इनके परिरक्षण मतलब जीवाणुओं से बचाने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक में बहुत सारे देशों को भी हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें। तो ये मांस, मछली, आम, आंवला, इमली, इन सब का परिरक्षण जो है वो नमक से किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, घरों में आप देखते होंगे आम के मौसम में जब हमारी माताएं बहनें अचार बनाती हैं तो अचार बनाने के लिए क्या करती हैं, नमक में पहले उसको नमक और हल्दी में पहले उसको काटती हैं, उसके बाद उसमें नमक हल्दी मिला करके सुखाने के लिए रख देती हैं। तो सुखाने के कुछ दिनों तक सुखाती हैं, बारिश उसी में बीच बीच में आ रही है, लेकिन तब तक उसमें कोई बैक्टीरिया ना उत्पन्न होने पाए, इसीलिए नमक और हल्दी मिलाया गया है। ठीक है, आप जानते ही हैं हल्दी क्या है, एंटीसेप्टिक इन नेचर है, कुकरमिन पाया जाता है हल्दी में, और बाकी नमक तो एक प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। ठीक है, अगला है चीनी द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण किया जाता है जीवाणुओं से। अब बैक्टीरिया से बचाने के लिए जैम, जेली और स्क्वैश को उसमें चीनी मिला दी जाती है, तो चीनी भी एक तरीके का प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है तेल एवं सिरके द्वारा अचार, सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण किया जाता है। फिर देखते हैं आप, जब हमारे घरों में अचार बन जाता है उसको एक जार में भर दिया जाता है, और जार में अचार से ऊपर तक तेल क्यों भर दिया जाता है, कभी आपने सोचा? तो ये तेल क्या है, तेल एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है, उसको बचा के रखने का। अच्छा, सिरका है या तेल है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि वहाँ उसमें जो है फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब ग्रो नहीं हो पाते हैं। अभी कभी कभी आप देखिएगा कि जैसे कि हमारे घरों में जो अचार है उसमें जब तेल धीरे धीरे कम होने लगता है, ख़त्म, मोस्टली अगर जिस लेवल तक कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके ऊपर के जो अचार या इस टाइप के जो पार्ट उसका वो होता है और उसको धूप में नहीं रखा जाता है, तो क्या होता है कि उसमें फंजाई, आपको वाइटिश कलर की फंजाई वहाँ पे दिख जाएगी, कवक, फफूंद जिन्हें हम कहते हैं, वो वहाँ पे दिख जाएगी। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि ऑयल एक प्रिजर्वेटिव, सरसों का शुद्ध तेल जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है, और आप वहाँ तक तेल पहुँच नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पे फंजाई या बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। अब तेल इन द सेंस यहाँ पे रिफाइंड मत समझ लीजिएगा, क्योंकि शुद्ध तेल जो है वो सरसों का ही तेल होता है, और उसी से ही हम इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण में दूध को, पाश्चरीकरण जाना है, पाश्चराइजेशन। ठीक है, आप देखते होंगे कि जो ये मार्केट में पैकेट वाले दूध आते हैं उस पर क्या होता है, लिखा होता है कि पाश्चराइज्ड हैं ये, यानी कि पाश्चरीकृत दूध हैं, उस पर लिखा रहता है। ठीक है, तो पाश्चरीकरण में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस पे के बीच में गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड तक, इंस्टेंट हीट देते हैं। ठीक है, और फिर उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं और उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है रुक जाती है, इसीलिए आपको उन पैकेटों पे पाश्चरीकृत टोंड दूध लिखा मिलता है। अगला है तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल होते हैं, उनमें
उनके द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। उसके साथ साथ तड़ित विद्युत, जैसे आप देखते हैं अचानक बिजली चमकती है तो इनके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। कुछ यहाँ पे आपको हमने और फैक्ट्स बताए हैं, देख लीजिए। जैसे स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, जीवाणु विज्ञान के पिता, तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। अगला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के पिता लुईस पास्चर। ये आगे हमने बताया है कि बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकॉन और फंजाई, इन सब की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की यानी कि कोशिका भित्ति बाहरी परत जो होती है ये काइटिन की बनी होती है। और दूसरे पौधों में अदर प्लांट्स की, जो अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अगर सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात की जाए तो कभी कभी पूछ लेता है, तो डायलेस्टर न्यूमोसेंटिस इसको कहते हैं, डायलेस्टर न्यूमोसेंटिस। और इसका एक और नाम है PPLO, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे हमने यहाँ पे कुछ आपको बैक्टीरिया के प्रकार बताए हैं, जैसे मोनोट्राइकस। ये थोड़ा सा डीप हो जा रहा है, यहाँ से फ़िलहाल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। और यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। फ़िलहाल आप देख लीजिए, अगर एक कहने का मतलब, अगर एक फ्लैजिला होगा बैक्टीरिया में तो उसको मोनोट्राइकस कहेंगे। 2 फ्लैजिला होगा यानी कि बोथ साइड में तो एम्फीट्राइकस। अगर बंच में फ्लैजिला दोनों सिरे पे पाए जा रहे हैं तो उसको सिफेलोट्राइकस कहेंगे। अगर एक सिरे पे बंच में फ्लैजिला हैं तो वो लोफोट्राइकस कहलाएगा। फ़िलहाल इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा। एक और पॉइंट देख लेते हैं, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजूलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, इसको जैसे कामा सेप्ट, तो ये सारे इन्हीं को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट है अगला, जैसे यहाँ आपकी तरह हम भी पूरा एकदम निचोड़ हर चीज़ का लेकर के आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कपास का पुष्प संसार का सबसे सुंदर पुष्प है। कपास का फूल आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा रोचक लगता है वो, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपका अगला सिलेबस का ही ये पार्ट है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें पहला पॉइंट है, कपास एक बहुलक है। क्या है? एक पॉलिएस्टर है, एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। यानी कि कपास एक तरीके का प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। अगला है नेक्स्ट, रेयान एक मानव निर्मित रेशा है और इसे ही प्रथम कृत्रिम रेशा के रूप में हम जानते हैं। पहला जो मैन मेड फाइबर है वो रेयान है, ठीक है। ये कृत्रिम फाइबर, पहला कृत्रिम फाइबर जो मानव के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है और ये प्रथम सिंथेसाइज्ड फाइबर है, पहला ये संश्लेषित रेशा है। अगला पॉइंट है, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के विभिन्न स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। तो बेकेलाइट जो आप देखते हैं ना कि जो कुकर का हत्था है, ठीक है, हम इंडक्शन पे जो भी बर्तन चढ़ाते हैं उनके जो हत्थे होते हैं, उनकी जो साइडिंग होती है वो बेकेलाइट से बनी होती है। क्योंकि ये क्या होता है कि इनमें ही जो लाइट है, लाइट यहाँ पे इसमें जो है संचालित नहीं हो पाती है। तो इसीलिए चाहे वो बिजली के स्विच हैं और बर्तनों के हत्थे हैं, ये सब जो है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का, हीट और लाइट दोनों का कुचालक होता है, इसीलिए ये बर्तनों में और लाइट के स्विच में इस्तेमाल होता है बेकेलाइट। नेक्स्ट है, मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन की क्षमता रखता है। मेलामाइन जो बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक होते हैं उसमें मेलामाइन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो ना तो वो गलते हैं और हीट को उनमें एब्जॉर्ब करने की
बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। तो जो कर्मचारी होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, जो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारी होते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं तो उस पे जो लेयर होती है उनके कपड़ों पे वो मेलामाइन की लेयरिंग होती है, जिससे कि वो देखते हैं आप कि आग में से जा कर के लोगों को बचा के ले आते हैं, तो इसीलिए उनको आग पकड़ती नहीं है, क्योंकि उनके जो ड्रेस ऐसे बनाए जाते हैं उसमें मेलामाइन का इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है उत्तरदायी नागरिक के 4 सिद्धांत 4R बताए गए हैं। रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो हम संसाधनों का दोहन करते हैं उसे हमें कम करना है। जैसे हम देखते हैं लोग पानी चला देते हैं, नहा रहे हैं, पानी बह रहा है, कोई उनमें ध्यान ही नहीं है कि बहुत सारे, और आप खुद भी अनुभव किए होंगे अपने ही जीवन में कि आप बहुत जगह ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे आपको पीने का पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है, पैसे देने पर भी नहीं मिल पाता है। तो ये आपको संसाधनों का दोहन कम करना है, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जिनके पास पैसा हो जाता है वो क्या करते हैं हर बार, जैसे कि एक 10 शूज यूज करते हैं, फेंक देते हैं उसको। बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, कि एक बार जो कपड़ा पहन लिया, जो शूज पहन लिया, उसको दोबारा पहनना ही नहीं है। तो ऐसे हम तो एक एग्जांपल बता रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी जितनी भी चीज़ें आप फिर से यूज कर सकते हो उनको पुनः यूज करिए, ठीक है। रिसाइकिल, और चीज़ों को रिसाइकिल करिए। जैसे हम बोतल में पानी पीते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो गलत बात है, हमें उसको क्रश कर देना चाहिए जिससे वो रिसाइकिल हो करके फिर से एक नया बॉटल बन करके हमारे लिए प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट है रिकवर, और हम अपनी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हम हमारे द्वारा, अब जैसे रिकवर करना, अब जैसे एक उदाहरण ले लिया जाए, हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो उनको, उनका जो सिलेबस है हम मान लो पहले से पढ़े हुए हैं लेकिन वो चीज़ें ध्यान नहीं रह गई, तो हमें फिर से उसको रिकवर करना है। जो भी छूट गया है उसको फिर और ज़्यादा मेहनत करके बचे हुए दिनों में हमको उसको रिकवर करना है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे केवलार तथा लेक्सान ऐसे बहुलक हैं, ऐसे पॉलीमर हैं जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। किसका? केवलार तथा लेक्सान का। नेक्स्ट है नायलॉन, जो कि एक गैर सेलुलोजी रेशा है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है ऊन, रेशम, चमड़ा आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। आपको पता होना चाहिए ऊन, रेशम, रेशम कैसे बनता है? लाख के कीट से रेशम का निर्माण होता है, ठीक है। शहतूत, ऊन, चमड़ा और रेशम, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलार एवं लैमिनेट कांच का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ अगर वस्त्र की बात करें तो इसमें पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है, जबकि जैकेट की अगर बात करें तो उसमें केवलार और लैमिनेट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है टेफ्लॉन एवं डेक्रान, ये एक बहुलक हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताया गया है। रेसे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक रेशों की बात करें तो पादप रेशे जैसे कपास, जूट, अलसी, नारियल, इन सब से जो पौधों से जो उत्पन्न हो रहे हैं इनको प्राकृतिक पादप रेशे कहेंगे। जंतु रेशे जैसे यॉक, भेड़, बकरी, रेशम कीट, इनके बालों से हम शॉल बनाते हैं, ठीक है। जैसे पश्मीना शाल कश्मीर का बहुत फेमस है। पश्मीना बकरी जो पाई जाती है कश्मीर में, उसके बाल से जो शाल बनता है, इसीलिए उसको पश्मीना शाल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो प्राकृतिक रेशे हो गए। कृत्रिम रेशे में पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद में भी हम देखें पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब कृत्रिम रेशे हैं। तो ये सामान्य जानकारी है और यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगला, आज ये है सबसे कठोर धातु क्या है? टंगस्टन है। कभी कभी ये ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, और ये भी पॉइंट बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे कठोर धातु जो है वो टंगस्टन है। आप देखते हैं विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो वहाँ पे लगा होता है वायर, वो टंगस्टन का ही बना होता है, उसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघातवर्धनीयता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। अब यहाँ पे शब्द में ही बहुत सारी चीज़ें छिपी है। आघातवर्धनीयता, आघात का मतलब चोट पहुँचाना, वर्धनीयता का मतलब बढ़ जाना। तो आघात पहुँचाने से वो बढ़ रहा है। तो धातुओं का वह गुण जिन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित कर दिया जाता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं।
अगला है धातुओं को वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित कर दिया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जबकि मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। यानी कि आप अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप इस बारे में वेल नोन हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तरफ आपको बता रहा है कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जबकि मरकरी दूसरी तरफ, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, ये केवल एक ऐसा मेटल है जो कमरे के तापमान पे भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जैसे धातु है आयरन, कापर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं। जबकि अधातुएं जो हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। अगला है धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये सब बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला पॉइंट है सोडियम धातु बहुत अपक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अपक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। सोडियम जो है वो आप देख लीजिए, सोडियम ऐसे पानी में डालिए छोटा सा टुकड़ा लेकर के और धमाका देखिए कितनी तेज़ होता है। ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्टिव है सोडियम, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, एक सक्रिय नॉन मेटल है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? वाटर में, क्योंकि अगर उसे एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही फास्फोरस आएगा बहुत तेज़ी से वो तुरंत जल जाएगा। अगला है अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तरीके का नॉन मेटल ही तो है। जितनी भी वायुमंडल में गैसें हैं वो सब क्या हैं? वो नॉन मेटल हैं और उनको हम श्वसन के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। दो तरीके का इन श्वसन के दो प्रकार होते हैं। एक उच्च श्वसन यानी कि इनहेल और एक्सहेल, दो तरीके की चीज़ें हम करते हैं ना। तो इनहेल में क्या होता है, सारे जितने भी वायुमंडल में गैसें हैं सबको हम अंदर ले लेते हैं। उसके बाद हमारे लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन ले करके बाकी सारी गैसें हम जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तब हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे KMnO4 है, लाल दवा है, उसको हम घाव पे लगाते हैं तो बैंगनी रंग का एक विलयन होता है, तो ये एंटीबायोटिक के रूप में हम घाव पे लगाते हैं। आप देखते नहीं हैं कि बहुत सारे ऐसे जो बीटाडीन सॉल्यूशन और ये सब जो आता है ये एक तरीके का नॉन मेटल ही है। ठीक है। तो ये आप पहला वीडियो था हमारा साइंस का BPSC 2.0 6 to 8 की जो परीक्षा है उसको लेकर के। वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का एक मोटिवेशन जो होगा वही हमें आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। वैसे भी हम इस सीरीज को परीक्षा तक चलाएंगे और जितने भी साइंस के वीडियो हो सकते हैं, और ख़ास करके सिलेबस में जितना हमने आपको सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, और जितना भी हो सकता है आपको एग्ज़ाम तक हम साइंस के सारे वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप इन वीडियोज़ को अंत तक देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।